तो इसमें क्या है कि विल स्टार्ट विद, देखो एक तो ये था मैं रिकॉर्डिंग्स भेजता, पर मुझे थोड़ा सा पता है कि बेटर यही है कि हम चाहे 40 मिनट्स की क्लास लगा लें, लेकिन जो है ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। नींद तो खराब करनी पड़ेगी, मैं भी खराब करूंगा ही, बट जो है पढ़ने में ही ज़्यादा फायदा है। तो विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, जो पहला चैप्टर उसको रिवाइज करेंगे अपने, थोड़ा सा जो रूटीन क्लास में चलते हैं उससे फास्टर पेस पे चलूंगा मैं, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, आपको बताइए, है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो है क्या चीज आती है आपके पास, देखिए कि आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसमें पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाना पड़ता है, वो इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको क्या है कि पीछे जाके समझना पड़ता है कि भाई पहले रिएक्शंस लिखे, उससे पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ना मतलब थोड़ी मतलब ये जो बातें बता रहा हूँ ये कॉपी के आपके बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जब आप 10th क्लास में आते हैं तो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अपन क्लास जो है ये 40 मिनट्स की ही लगाएंगे, ठीक है। जब ये टाइम आउट हो जाएगा तो अपने आप अपन इसको बस करेंगे, ठीक है। 40 मिनट्स भी सफिशिएंट है, डेली हम सुबह सुबह पढ़ते रहेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एक बार बता रहा हूं आपको, लेकिन उसके बाद क्या है कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये जो है ना याद रखने हैं आइंदा के लिए। वैसे तो मुझे पता है कि आपको याद होते हैं, बट स्टिल आइंदा के लिए जो है आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं ये। कभी भी एटॉमिक नंबर बताऊं तो आप एलिमेंट बता सको, एलिमेंट बताऊं तो एटॉमिक नंबर बता सको, ऐसा आप में होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, इनके आगे मैं इसके सिंबल लिख रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। लिखना है आपने साथ में, इसीलिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूं आपको कि मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर ढंग से प्रॉपर नोट्स बनाएं। ऐसा मत करना, कचर खाना मत करना, ढंग से काम करना, ठीक है। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, ठीक है। 16 सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है दैट यू मस्ट नो द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आपको जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। ये जो मैंने डिजिट्स लिखी हैं 1 2 3 4, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, और जो बाकी इनके नाम हैं और नाम के साथ इनके सिंबल हैं। ये आपको एनी टाइम याद होने चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये है कि आपने लिखना है। ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है, अरे मुझे तो सब आता है, ये तो पता ही है अपने को, ऐसा भी हो जाता है कई बार दिमाग में। ऐसा मत करो प्लीज,
प्रॉपर कॉपी लगाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो अपना, जरूरत पे बहुत काम आती हैं चीजें। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसमें थोड़ी सी चीजें नोटिस करने वाली होती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे कहीं कहीं पर नॉर्मली तो क्या होता है कि जो आपका जैसे पहला अल्फाबेट है, ये जैसे मान लो ये हीलियम आ गया, तो वही इसका जो है वही यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये उसका सिंबल आ गया, Li आया लिथियम से, Be आया बेरिलियम से। लेकिन ना कहीं कहीं पर दिक्कत होती है हमें, कहीं कहीं पर दिक्कत होती है हमें। जैसे मान लो पोटेशियम P से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन लिखते हैं क्या है, ये K लिखते हैं इसका। एक्चुअली कई कई जगह पर ना हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है, जैसे अब ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम S से शुरू होता है लेकिन लिखते अपन Na है, ठीक है। और तो इस तरह से क्या होता है कि कई जगह पर क्या होता है कि जो अल्फाबेट्स हैं, देखो अल्फाबेट्स लिमिटेड है और एलिमेंट्स के नाम ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 120 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कहीं कहीं हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे मान लो पोटेशियम है, तो पोटेशियम में अगर P लेते हैं तो P ऑलरेडी हम फॉस्फोरस के ले चुके हैं। अगर PO लेते हैं तो जो है तो वो हम पोलोनियम बोलते हैं, उसके लिए ले चुके। PT लिखते हैं तो प्लेटिनम के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, पोटेशियम में सेटिंग नहीं आती, तो इसलिए क्या होता है कि पोटेशियम का ग्रीक नेम होता है केलियम, वहां से हम के लेते हैं। सोडियम का होता है ऐसे सल्फर हो गया, सोडियम के लिए ऑलरेडी दिक्कत है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, नेट्रियम, इस तरीके से। तो नेट्रियम से तो ज्यादा नहीं, मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इस तरह से आपको बातें पता होनी चाहिए, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या आती है आपके पास कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगली चीज जो आपको पहले से पता होनी चाहिए वो क्या चीज होती है, वो होती है कि एटम और आयन में अंतर क्या होता है। एटम और आयन में अंतर क्या होता है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो आयन होता है हर्ष कह रहा है सर इन एग्जाम्स क्वेश्चन कैन कम दैट व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ पोटेशियम। नहीं, ऐसा नहीं होता हर्ष। देखो एक बात को आप समझो कि ये चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि पोटेशियम को के से क्यों लिखते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो आप सीधी सी एक बात को समझें कि एक खाली हम जो है ना, एक आपको जो बात को आपको समझना है वो ये है कि हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए पढ़ाई करें कि अपने को सिर्फ नंबर लाने, वो तरीका थोड़ा गलत होता है ना। आपको जो है याद करना है, लेकिन साथ में चीजों को समझना भी है, अपना ओवरऑल नॉलेज बढ़ानी है ना। तो एक चीजें पता होनी चाहिए। कल को आप साइंस स्टूडेंट हैं और आपसे कोई पूछ ही लेता है यार ये इसको के क्यों लिखते हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए अपने को। तो उस तरह से जो जहां रेलेवेंट होती है वो मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो हम बात करें वो क्या हो कि वो आपकी अपने इसी से लिंक हो के भाई नंबर ही नंबर लाने हैं ना। ठीक है, तो एग्जाम में इस चीज का ओके सर। ठीक है, एग्जाम में इस चीज के आने के चांसेस नहीं है कि भाई आपको पोटेशियम को के क्यों लिखते हैं, ऐसा नहीं आएगा। तो अभी तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है ये तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए आपको। ये जो मैं अभी चैप्टर तो मैंने शुरू ही नहीं किया, ये तो अभी 9th क्लास पास करने वाले बच्चे को इतनी बातें पता होनी चाहिए पास करने तक, जो 10th में आ जाता है। ठीक है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल किस लिए होता है, यानी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। वो चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होते। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो बराबर होता है, लेकिन साइन उल्टा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 अगर बोले तो प्रोटॉन पर +1 होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आयंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं आयंस। एक होते हैं कैटायंस। कैटायंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। दूसरे होते हैं एनायंस। एनायंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको भी बता दूं कि भाई आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने चैप्टर शुरू किया है, तो उसमें पहले तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने होते हैं, ठीक है, वो जरूरी चीज है। उसके बाद दूसरी बात है, ये भी हमने चैप्टर, मैं ये कह रहा हूँ शुरू नहीं किया हमने, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एटम और आयन में अंतर क्या होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है लेकिन आयन चार्ज होता है, और उसका कारण क्या होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं लेकिन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन कट लेना अगर और इलेक्ट्रॉन आए, तो एक देसी तरीके से याद करें अगर अपन कि ये कैटायन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के कट लेने से, कटले यानी निकल ले कोई, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और एनायन, एन कैट, मैं तो वैसे याद कर रखा है कभी कंफ्यूजन ना रहे, तो एनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के आने से। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से क्या होता है कि आयंस ये आपके पास दो तरह के होते हैं, तो कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझे कि एटम से आयन बनता क्यों है। एटम से आयन बनता क्यों है, क्योंकि ना क्या होता है कि हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। एवरी एटम wants to complete its octet and attain a noble gas configuration। ठीक है ना, तो ड्यू टू विच इट बिकम्स स्टेबल, इस कारण से क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करना चाहता होता है। ये चीज जो है, ये बात समझने वाली होती है इसके अंदर कि जो भी एटम है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी आती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब भी होता है कि मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल को, सबसे बाहर वाली जो शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हर एटम अपने जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, या अगर एक ही शेल है उसके पास तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो आप ऑक्टेट रूल तो आप जानते ही हो। तो और ये भी क्या होता है आसान तरीके से, जैसे एक खाने वाला नमक जो होता है, ठीक है, खाने वाला नमक जो होता है उसकी अगर आप बात करते हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करें वो कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं। जैसे आप समझो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और दूसरा होता है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस को देखें अगर हम, तो सोडियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें 2 8 1, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स का अगर अपने अरेंजमेंट देखें तो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है ना। दूसरी तरफ जैसे क्लोरीन की अगर आप बात करते हो तो न्यूक्लियस और 2 8 और 7, ठीक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अपने बात करेंगे 2 8 और 7, ये स्थिति होती है। अभी अगर अपन बात करें न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो सोडियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स कितने होते हैं यहाँ पर सोडियम के न्यूक्लियस में। ओके, चैट में कुछ आया देखें सर, कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड। दिखाता हूँ खुशी, एक मिनट में मेरी बात पूरी कर लो, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सोडियम में होते हैं 11 प्रोटॉन्स भी तो होते हैं, और यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर ओवरऑल चार्ज आप देखना चाहोगे, ओवरऑल चार्ज को अगर आप स्टडी करना चाहोगे, तो यहाँ पर क्या है, जो है 11 प्रोटॉन्स हैं प्लस 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस 11, तो टोटल चार्ज क्या हुआ 0, इसीलिए ये एटम है। इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है, इसलिए हम इसको 0 लिखते नहीं है,
पर इसको Na लिख के छोड़ देते हैं। ऐसे ही क्लोरीन में यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज क्या हुआ 0। इसी तरह से क्लोरीन का एटम है। लेकिन आप समझो एक बात, दोनों परेशान है। दोनों परेशान इसलिए क्योंकि इनका ऑक्टेट किसी का भी पूरा नहीं है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 7। वैलेंस शेल में कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, यानी उसका जो आउटरमोस्ट शेल बने 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो, और वो भी आसान तरीके से। अब सोडियम, इसीलिए क्या होता है, अकेला सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, अकेला क्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि उनको जो है जरूरत होती है अपना ऑक्टेट ऑक्टेट अचीव करने की। तो अब जब सोडियम और क्लोरीन आमने सामने आते हैं तो होता क्या है कि सोडियम की रिक्वायरमेंट क्या है कि सोडियम को जो है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पास ना दो ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा कि सेकंड शेल एक्सपोज हो जाएगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो फिर उसके लास्ट शेल में एक तो पहले था ही 7 गेन करके 8 हो जाए। लेकिन होता क्या है कि आसान क्या है उसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, तो अनडाउटेडली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। दूसरी तरफ क्या होता है, क्लोरीन की बात करें, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 लूज करे या 1 गेन करे। तो इसके लिए आसान क्या है, 1 गेन करना। तो जब सोडियम और क्लोरीन आमने सामने आते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो है सोडियम से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके चला जाता है कहाँ, ओहो ये क्या हुआ, वो जंप करके चला जाता है इधर, वो जंप करके चला जाता है क्लोरीन पर, ठीक है ना, वो यहां से क्लोरीन के ऊपर चला जाता है। तो ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इससे होता क्या है, इससे बनता क्या है कि अब जो है सोडियम की अगर आप बात करेंगे तो सोडियम का ये लास्ट शेल खत्म हो गया, सोडियम का लास्ट शेल एक इलेक्ट्रॉन के जाने से खत्म हो गया, ठीक है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह गए लास्ट शेल में, ये इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। और इधर क्लोरीन के पास क्या है, 7 की जगह पर कितने हो गए, 8। दोनों खुश, दोनों खुश हो गए। लेकिन ऐसा करने पर हुआ क्या कि प्रोटॉन तो दोनों के पास, इसके पास 11 और इसके पास 17 ही रहे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल गया। इसमें हो गए ये, अब कितने हो गए, +11 तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो इस पर ना चार्ज आ जाता है ओवरऑल +1। तो अब हम इसको Na ना लिखकर Na+ लिखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इधर भी क्या होता है, उसी तरीके से प्रोटॉन तो हमेशा उतने ही रहते हैं 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, इसके पास 18 हो गए, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, -1। तो ये लिखा जाता है Cl-। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम जब बात करेंगे इसमें ये जो है, इसमें क्या चीज आती है, जैसे Na+ और Cl- की अगर आप बात करेंगे तो जस्ट अ मिनट, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से ये Na+ और Cl- आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब अब इनमें अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के आने से एनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन के कट लेने से कैटायन बनता है, और फिर ये आपस में काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिट चार्ज, आपको पता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है, खाने वाला नमक, ठीक है। तो मेरा बेसिक पर्पस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कैटायन और एनायन क्या होता है, और इन चीजों को जो है कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं सॉल्ट्स, दीज आर कॉल्ड सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स का जो है अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स का फॉर्मूला बनाना, ठीक है। अगला टारगेट क्या है कि हमें क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला बनाना है, और वो जो है हमें अब सीखना पड़ेगा। तो एक बार लास्ट स्लाइड कह रही थी खुशी, तो ये आप देख लो एक बार, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
You're done. Sir, it's done. ओके, तो अब देखिए क्या चीज आती है इसके अंदर, कि जब हम बात करेंगे इसमें आगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसमें क्या चीज आती है कि जो ये आपके पास जब आ गया तो इसमें क्या चीज आई, ये आपके पास जैसे कैटायन एनायन बन गए। तो कैटायन एनायन की क्या होती है कि एक पूरी एक लिस्ट आप जो है आपको मैं बताता हूं, जिससे क्या होता है कि आप इस तरह से फॉर्मूला मेकिंग जिसे आप बोलते हैं, फॉर्मूला मेकिंग आप कर सकें। ठीक है, वो जरूरी है। तो हम देखते हैं जरा उसको। ठीक है, देखिए क्या है कि जब हम बात करेंगे यहां पर एक लिस्ट ऑफ कैटायंस और एनायंस आपको मैं देता हूं। ठीक है, जैसे आपको जो है उसमें नाम उसके याद रखने पड़ेंगे और चार्ज जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो लिस्ट वैसे बहुत लंबी होती है, लेकिन एक बार आपके काम लायक सफिशिएंट हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं आप H पॉजिटिव। लिथियम, लिथियम के लिए लिखते हैं आप Li पॉजिटिव। सोडियम, सोडियम के लिए आप लिखेंगे Na पॉजिटिव। सोडियम के बाद आपके पास आता है इसके अंदर जैसे पोटेशियम, पोटेशियम आता है K पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मतलब ये जो चार्ज है ना इनके ऊपर, ये फिक्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे अगर एक आध मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, फिर जैसे इसमें तो आपके पास इतने बहुत है, एक होता है जैसे मैग्नीशियम। अब +2 वाले देखते हैं अपने, इन पे क्या होता है +2, Mg2+ होता है। सर सिल्वर पे कितना आता है? सिल्वर +1 होता है। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। उसके बाद जैसे बेरियम, Ba2 पॉजिटिव। ठीक है, एक लिख लो, एक स्ट्रोंशियम होता है। वैसे तो अपने अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर स्ट्रोंशियम या स्ट्रोंशियम जैसे बोलो इसको आप, ये होता है Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, तो सॉरी, लिख लो आप एक बार।
ओके, लिख लिया सबने? तो अब देखिए क्या है, इसी में अपने आगे बढ़े जैसे, तो ये सारी लिस्ट मतलब आपको ना याद करनी है, आप ये समझ। नेक्स्ट जैसे जिंक, जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, 10 मिनट्स बाद क्लास ओवर हो जाएगी, तो बस अपने को उतना ही करना है। ठीक है, 40 मिनट्स की क्लास सफिशिएंट रहेगी, अभी अपन 40 मिनट्स ही पढ़ेंगे सुबह। ठीक है, जिंक के बाद फिर जैसे एक होता है अमोनियम। देखो अमोनिया अलग होता है, अमोनियम अलग होता है। अमोनियम कैटायन होता है, अमोनिया NH3 होता है, वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, मतलब ये NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना हुआ एक कैटायन होता है। नॉर्मली मेटल के हैं कैटायंस, पर हाइड्रोजन हो जाए या हाइड्रोजन की जगह पर अगर अपन बात करें जैसे अमोनियम हो गया, कुछ ही कैटायन, नॉन मेटेलिक कैटायंस कम होते हैं। नॉर्मली कैटायंस मेटेलिक होते हैं, मेटल के बने होते हैं। ठीक है, और कुछ देखते हैं अपने, जैसे जो अपने लेवल पे अपने को पता होना चाहिए उसमें, जैसे आप देखिए एक आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर होता है Al3 पॉजिटिव। सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटिनम होता है इसका Ag पॉजिटिव, अर्जेंटिनम Ag। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जो है कैटायंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा तरह के चार्ज शो करते हैं कंपाउंड्स में अपने, मतलब किसी में उसमें कोई +2 चार्ज हो, जैसे किसी में +4, या किसी कंपाउंड में वो +2 चार्ज वाला मिला था, किसी में +3 वाला, या किसी में +1 वाला और किसी में +2 वाला, ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, मगर ज्यादा अपने को नहीं करने, तो मैं आपको एक दो बताता हूं इसके अंदर। ठीक है, जो कुछ एक एग्जांपल जो अपने को चाहिए इसके अंदर, यहां पर देखिए आयरन जो होता है ना, आयरन दो तरीके के कैटायंस शो कर सकता है। किसी कंपाउंड में तो Fe2 पॉजिटिव होता है, किसी में 3 पॉजिटिव होता है। क्यों, कैसे, ये आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, अभी तो आपको सिर्फ याद रखना है, तो थोड़ा सा इनिशियल बातें बता रहा हूं। आयरन जो है दो तरीके के कैटायंस शो करता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप बात करते हैं आयरन की, तो जो है इसमें क्या होता है कि तरीका क्या होता है इसको लिखने का। देखो सबसे पहली बात, जैसे इसका जो तरीका है, जैसे Fe, आयरन में भी प्रॉब्लम क्या होती है कि I अगर लो तो आयोडीन के लिए है, IR लो तो इरिडियम के लिए, तो इसीलिए फेरम इसका ग्रीक नेम होता है, फेरम। ऑलमोस्ट सारे ग्रीक नेम्स, सारे तो नहीं कहूंगा, बट बहुत से ग्रीक नेम्स UM से एंड करते हैं। आप देखो ना, एलिमेंट्स जो है वो अधिकतर जो है वो ये इससे एंड करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से फेरम जो है ये फेरम होता है, तो ये यहां पर फिर उससे हमने ये आयरन का Fe लिया हुआ है। तो तरीका क्या होता है इसको लिखने का, जो पुराना तरीका चलता आ रहा है, वो कहते हैं आप हटा दो, UM हटा दो। जब एटम था Fe होता है सिर्फ, तब तो फेरम है, लेकिन 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि उसमें क्या कहते हैं कि फेर तो आपने लगा दिया, UM की जगह जो छोटा चार्ज है उसके आगे सफिक्स लगाते हैं अपने अस, तो ये कहलाता है फेरस। और जो बड़ा चार्ज है उसके आगे सफिक्स लगाते हैं अपने इक, ये कहलाता है फेरिक। ऐसे ही जैसे कॉपर है, कॉपर के कंपाउंड्स में कॉपर किसी में तो +1 होता है, किसी में +2 होता है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगे, अभी अपने कुछ नहीं ऐसा करना, बस आप याद रखें। तो किसी में +1 और किसी में +2 होता है, तो ये जो है Cu+ और Cu+2, तो कॉपर में भी प्रॉब्लम क्या आती है, C से कार्बन होता है, CO से कोबाल्ट होता है, तो इसको हम क्यूप्रम, इसका ग्रीक नेम होता है क्यूप्रम। तो वहां से ये Cu लिया हमने, तो अब इसका नाम देना है तो क्यू पर तो आ ही जाएगा, हटाना है हमने। और उसी तरीके से जो छोटा चार्ज है उसके ऊपर Q+ और बड़े चार्ज पे क्यूप्रिक। ऐसे ही जो है लेड होता है Pb2+ और Pb4+। तो लेड में भी क्या होता है कि Pb जो होता है ना, प्लम्बम होता है, इसका जो ग्रीक नेम होता है ना, प्लम्बम, तो UM हटा देते हैं, प्लम्ब तो आता ही है, लेकिन छोटे चार्ज जो है उस पर आ जाता है प्लम्बस और प्लम्बिक। हालांकि अपने अभी जो पढ़ेंगे NCERT में वो सब जगह +2 ही है,
तो आप निश्चिंत रहना, जहां पर भी आता है तो आपको अगर ना भी लिखा हो, सिर्फ लेड लिखा हो तो भी +2 ही लेके चलना है आपने लेड के केस में तो। लेकिन क्या हो गया कि ये ना तरीका आउटडेटेड हो गया आजकल, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे चलो इसमें तो दो दो तरह के चार्ज हैं, कई ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके कंपाउंड्स में कभी किसी में +2 +3 +4 अलग अलग बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। जैसे मैंगनीज है, वो +7 तक के चार्जेस हो सकते हैं उसके अंदर, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे किसी में कैसे, किसी में कैसे। तो ना मतलब क्या होता है कि उस केस में हम सफिक्स अगर लगाए भी तो कितने तरह के सफिक्स लगाएं भी, अस और एक तो 2 हो गए, लेकिन और 6-7 तरह के अगर सफिक्स बनाने तो वैसे ही वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसका एक IUPAC ने, आपने नाम सुना होगा, इंडियन वो क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसने क्या करा है, IUPAC ने एक तरीका सुझाया हमें इसका। IUPAC ने क्या तरीका सुझाया इसका हमें कि ना आप जो है इसमें अब जो नया तरीका उसमें कहते हैं कि आप ये अस उस इक वाला चक्कर ही छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये करना है कि आपको क्या करना है कि ये जो है इसका जो भी एलिमेंट का नाम है, जैसे फेरस है, फेरस को कैसे लिखेंगे, आयरन, आयरन है तो आयरन जो बोलते हैं वो लिखो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट मतलब सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इसका चार्ज है वो रोमन न्यूमरल्स में लिख दो, जैसे 2 है तो फेरस को आयरन सेकंड आयन भी बोल सकते हैं, फेरस आयन कैन आल्सो बी कॉल्ड आयरन सेकंड। अब कल को जैसे कोई कंपाउंड अपन बनाएंगे FeSO4, तो पुराना तरीका तो यही है कि इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, लेकिन नए तरीके में इसको बोल देते हैं आयरन सेकंड सल्फेट। तो हम अब मतलब ट्रांजिट कर रहे हैं, इन चीजों को अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरीका बेटर है। हालांकि अपनी NCERT पुरानी है, 10 साल पुरानी, ज्यादा साल उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो वही पैटर्न अभी भी चलता आ रहा है उसमें, तो आपको दोनों ही तरीके पता होने चाहिए कि भाई दोनों तरीके सही है, ठीक है, तो नए और पुराने दोनों आपको पता होने चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या है कि सर अगर एग्जाम में आया तो कौन सा मेथड यूज करना है, देखो एग्जाम में आप दोनों कर सकते हैं, मान्य दोनों सही है, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि NCERT ने नई NCERT तो निकाली नहीं अभी, तो आप दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, कल को क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन में नाम लिखा आता है आयरन सेकंड सल्फेट, उस टाइम आप सोचो रहे ये क्या लिखा हुआ है, तो दिक्कत हो जाती है। उसी तरीके से आप समझो, इसको क्या बोलेंगे, आयरन सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर फर्स्ट, क्यूप्रिक को बोलेंगे, सर आयरन थर्ड आएगा उधर, सॉरी आयरन थर्ड आएगा यहाँ पर, कॉपर सेकंड, उसके बाद इसको बोलेंगे लेड, लेड सेकंड, और ये लेड फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है ना आपके पास एक कैटायंस की लिस्ट बन जाती है, तो इतने अगर कैटायंस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल एक बार अपना काम बढ़िया हो जाता है, कि आपको जो है जब फॉर्मूला फ्रेमिंग करनी पड़ेगी अभी जो मैं आगे समझाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास लगभग सभी तरह के जितने अपने को जरूरत पड़ती है उतने कैटायंस सारे आ गए मेरे ख्याल से, कोई मैंने छोड़ा नहीं, फिर भी कोई होगा तो देख लेंगे, इतने से अपना काम बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। 1-2 मिनट है तो अपने आगे अभी चलते हैं इसमें, उसके बाद आज बस 40 मिनट्स की क्लास ही लगाया करेंगे सुबह वाली, उसको दोबारा आपने नहीं करना, 7:40 पे अभी ये मेरे को शो कर रहे हैं लगभग 1.5 मिनट है, तो टाइम आउट हो जाएगा, तो अपन जो है ना बस आज इतना ही करेंगे। तो अब देखो इसी में अगर अपन बात करें एनायंस, ठीक है, एनायंस की अगर आप बात करेंगे तो एनायंस आपको ये तो मैं बता चुका, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एनायंस की अगर आप बात करेंगे तो जैसे इसकी भी लिस्ट अपन बनाते हैं, तो जैसे हाइड्राइड, हाइड्राइड जो होता है ना ऐसे H नेगेटिव होता है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है। चलो लेस देन 1 मिनट है, आप